अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू WP वेब हाउस। वर्डप्रेस बिगनर्स कोर्स सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था किस तरह आप वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगनर हैं और अभी आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने का बजट नहीं है, तो वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर यूज़ करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए, जब आप वर्डप्रेस अच्छी तरह सीख लें, आप एक अच्छी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएं, फिर आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से आप अपनी लोकल होस्ट पर बनाई हुई वेबसाइट को एक लाइव डोमेन पर ट्रांसफ़र करेंगे। वो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। जब हम कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको हमने लाइव डोमेन पर ट्रांसफ़र करना है। तो आज ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लाजमी उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह आप बगैर डोमेन एंड होस्टिंग के वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो चले आएँ शुरू करते हैं। वर्डप्रेस की सेटिंग्स में हमारे पास जितने भी ये ऑप्शन है, सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास डैशबोर्ड, जहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स वगैरह जो भी आपके विजेट्स वगैरह होते हैं बेसिकली वो यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। अभी के लिए ये सारी इर्रेलेवेंट चीज़ें नज़र आ रही, क्योंकि अभी हमने थीम और प्लगइन्स वगैरह कुछ भी ऐसा इंस्टॉल नहीं किया। अभी के लिए जो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे काम की नहीं हैं, तो हम इनको हाइड करेंगे। और जब हम दोबारा और प्लगइन्स वगैरह इसमें ऐड करेंगे तो इसमें फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे काम के जो विजेट्स हैं, हम उनको यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के ऊपर उनको सेट करेंगे। तो अभी के लिए इनको हाइड करके यहाँ पर एक मिनिमल सा हमें डैशबोर्ड नज़र आना चाहिए। तो इनको हाइड करने के लिए सबसे पहले तो ये वाला जो वर्डप्रेस का नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको यहाँ से डिसमिस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जितने भी चेक बॉक्सेस हैं, हम इन सबको अनचेक कर देंगे, जिससे ये जितने भी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर आ रहे थे ये सारे चले गए हैं। और अब एक क्लीन डैशबोर्ड हमारे पास है, जो कि एज अ न्यू यूज़र इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगती हैं, तो इसलिए इनको फ़िलहाल रिमूव कर दिया। और ये अभी के लिए हमारे काम की थी भी नहीं। जब हमें यहाँ पर कोई विजेट्स चाहिए होंगे तो हम ऐड कर लेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का विजेट होता है। इसके अलावा अगर कॉमर्स के ऑर्डर्स वगैरह का होता है, और अगर कोई एसईओ का प्लगइन ऐड किया हुआ हो तो उसके एनालिटिक्स वगैरह होते हैं, गूगल के एनालिटिक्स होते हैं। तो अभी के लिए हमारे ऐसे कोई भी प्लगइन्स या इस तरह की चीज़ नहीं है। बेसिकली अभी हमने वेबसाइट ही बनाना नहीं शुरू की, तो इसलिए वो जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे थे हमने उन्हें भी हाइड कर दिया है। जब हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ से दोबारा इनको जो भी ऑप्शन हमें चाहिए होगा हम ऑन कर लेंगे। तो अब ये तो हो गया डैशबोर्ड। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये अपडेट्स का जो ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो जब भी हमारे पास थीम और प्लगइन की किसी चीज़ की अपडेट आ रही होती है तो वो यहाँ पर शो हो रही होती है। अभी के लिए हमारे पास नया हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, ना वर्डप्रेस की कोई अपडेट है, ना प्लगइन्स और थीम्स हमारे पास अभी के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए थीम्स वाला यहाँ पर हमारे पास अपडेट कोई नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास विजेट है वो है पोस्ट का। यहाँ से हम वर्डप्रेस में ब्लॉग पोस्ट जो लिखते हैं, पोस्ट जो ऐड की जाती हैं वो यहाँ से की जाती हैं। जब पोस्ट के ऊपर आप माउस होवर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अगर आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉग पोस्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है, तो हम अभी के लिए कोई भी टाइटल ऐड कर लेते हैं, जैसा कि हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। जैसा कि ये मैंने अभी के लिए कुछ भी टाइटल लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लॉग पोस्ट का एक्चुअल कंटेंट आता है। कंटेंट मतलब कि जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट है, जिस भी चीज़ पर आप लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखी जाती है। तो अभी के लिए यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। रैंडम टेक्स्ट लॉरम इप्सम यहाँ से ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमने कुछ भी रैंडम टेक्स्ट अभी के लिए डाल दिया है। ये टाइटल हो गया। उसके बाद ये एक्चुअल ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट हो गया। इसमें इमेज वगैरह भी ऐड करने का ऑप्शन होता है। इसमें काफ़ी सारे फिर ऑप्शंस होते हैं इनमें। तो इसके अलावा अगर इस तरफ राइट साइड पर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसा कि अगर इस बॉडी का कलर वगैरह चेंज करने हो, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, टाइपोग्राफी का है। इसके अलावा यहाँ से डायमेंशन में से पैडिंग और मार्जिन वगैरह हैं, ये चीज़ें यहाँ से आती हैं। इसके अलावा एडवांस में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है, जिनको अभी हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा अगर हम पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, पोस्ट के ऑप्शंस में यहाँ पर ऑथर का है। इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरीज़ है।
कैटेगरी अभी के लिए हमारे पास कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं है, अनकैटेगराइज्ड डिफ़ॉल्ट में वर्डप्रेस की तरफ से आती है। तो कैटेगरीज़ जो है ना वो आपके कंटेंट को एक तो यूज़र के लिए नेविगेट करना आसान हो जाता है, दूसरा जो गूगल आपकी साइट को जब क्रॉल करता है तो गूगल के जो बॉट हैं उनको आपकी साइट का स्ट्रक्चर समझने में आसानी होती है, इसलिए कैटेगरीज़ ऐड की जाती हैं। ये यूज़र के लिए भी फ़ायदेमंद है और एसईओ के लिहाज से भी, जो साइट का स्ट्रक्चर जो है उस लिहाज से भी कैटेगरीज़ जो हैं ऐड करना बेहतर होता है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होता है। तो कैटेगरी किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का नेम दे सकते हैं, जैसा कि मैं दे देता हूँ वर्डप्रेस। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐड हो चुकी है। अब ये तो हो गई है कैटेगरी एक, लेकिन इसमें यहाँ पर एक ये और ऑप्शन आ रहा है पेरेंट कैटेगरी का। इसका क्या मकसद है, जैसे कि एक तो हमने वर्डप्रेस ऐड कर ली है, अब अगर यहाँ पर मैं कोई एक और कैटेगरी ऐड करूँ, जैसे कि वर्डप्रेस के अंदर एक आता है एलिमेंटर जो कि पेज बिल्डर है, वेबसाइट बनाने के काम आता है। तो मैं अगर यहाँ पर एलिमेंटर की एक कैटेगरी और ऐड करता हूँ और इसको यहाँ से मैं पेरेंट कैटेगरी में से वर्डप्रेस को चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पहले वाली जो है वो बाहर आ रही थी, लेकिन ये एलिमेंटर अभी मैंने ऐड की है। एलिमेंटर की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी है। एलिमेंटर जो ऐड की है वो इसके अंडर आ रही है, मकसद कि ये इसकी वर्डप्रेस इसकी पेरेंट कैटेगरी हो गई और एलिमेंटर इसकी चाइल्ड कैटेगरी हो गई। तो ये इस तरीके से कैटेगरीज़ ऐड की जाती हैं ब्लॉग पोस्ट के अंदर। इससे आगे है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज कहा जाता है जो भी आपके ब्लॉग पोस्ट को जब भी आपके होम पेज पर या ब्लॉग पेज पर कहीं भी नज़र आ रहा होता है ना, जो ब्लॉग पोस्ट के साथ इमेज नज़र आ रही होती है ना, उसे फीचर्ड इमेज कहा जाता है। यहाँ से हम फीचर्ड इमेज ऐड करेंगे, जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी का हमें ऑप्शन भी देगा मीडिया लाइब्रेरी से चूज़ करने का, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी भी खाली है क्योंकि हमने अभी तक कोई इमेज नहीं है यहाँ पे ऐड की। तो यहाँ से अपलोड का यहाँ से भी ऑप्शन दे रहा है क्योंकि अभी मीडिया लाइब्रेरी खाली है, तो यहाँ से भी ऑप्शन मिल रहा है, वरना यहाँ पर हमारे पास अलग से ऑप्शन होता है अपलोड फाइल का। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर में से कोई भी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसा कि अभी के लिए मेरे पास ये इमेज पड़ी है तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ये इमेज आ गई। यहाँ से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा सेट फीचर्ड इमेज पर तो ये इमेज यहाँ पर लग चुकी है। अब यहाँ पर टाइटल भी हो गया, उसके बाद यहाँ पर कंटेंट आ गया, यहाँ पर हमने कैटेगरी ऐड कर ली इसमें। वो अगर हम इसको इसमें से ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, अगर रखना चाहें तो चलें। हमने वर्डप्रेस और एलिमेंटर अभी के लिए हमने सिर्फ उसको वर्डप्रेस कर दिया, एलिमेंटर हटा देते हैं। और इसके बाद हमने ये फीचर्ड इमेज भी इसमें ऐड कर दी है। ये एक्सर्ट जो होती है ये एक एडवांस लेवल चीज़ है, अभी के लिए मेरा ख्याल है हम इसको छोड़ देते हैं। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और ये है भी ऑप्शनल होती है, यहाँ पर भी जैसे आप लिखा हुआ देख सकते हैं ऑप्शनल है, ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो अभी के लिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब अगर हम इस पोस्ट को देखना चाहें तो इसको कंट्रोल दबाने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूँ तो अभी के लिए हमारी ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। ये वाली टैब मैं बंद कर देता हूँ। अभी के लिए ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। ये बिल्कुल एक जो है डिफ़ॉल्ट जो लुक आती है वर्डप्रेस की, ये उसमें नज़र आ रही है। हम जब आगे जाके एडवांस अगली आने वाली वीडियोस में जब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें से हम वर्डप्रेस की ब्लॉग पोस्ट के भी डिज़ाइन बनाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन यहाँ पर एक्चुअली बना सकते हैं, जिस तरीके से हम चाहें अपनी पोस्ट को दिखाना हम दिखा सकते हैं। अभी के लिए जो हमारे पास थीम है, आगे चल के हम थीम पे बात करते हैं कि थीम क्या चीज़ है, इसी वीडियो में हम बात करेंगे उस पर। तो ये थीम से आपकी वेबसाइट की कुछ लेआउट पर कुछ चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए अभी मैं ये पेज यहाँ पे खुला रहने देता हूँ। जब हम थीम पर जाएंगे, हम थीम चेंज करके देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लेआउट में चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे खुला रहने देता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को भी मैं इस वाली टैब को बंद कर देता हूँ। यहाँ से हमने पोस्ट वाला देख लिया है। अगर इस पर से अब हम आके इस पर आल पोस्ट पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये आपको ये वाली नज़र आएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है वर्डप्रेस की, हम इसे यहाँ से अगर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट हमने ऐड की यहाँ पर हमारी वो पोस्ट आ रही है। इसके अलावा इसके अंदर कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो कैटेगरीज़ हमने यहाँ पर ऐड की हैं, ये वर्डप्रेस की मेन कैटेगरी, उसके अंदर ये उसकी सब कैटेगरी एलिमेंटर भी आ रही है। एक्चुअली मैं इसकी स्पेलिंग को थोड़ा दुरुस्त कर दूँ।
अब आप देखेंगे कि वर्डप्रेस और उसकी सब कैटेगरी एलिमेंटर आ रही है और यहाँ पर ये काउंट आ रहा होता है जिस कैटेगरी में जितनी पोस्ट हैं। जैसे अभी के लिए हमने एक पोस्ट लिखी है वो वर्डप्रेस के अंदर आ रही, तो यहाँ पर एक काउंट आ रहा है कि यहाँ पर इस कैटेगरी में एक पोस्ट है। इसके अलावा टैग्स का मैंने आपको बताया ये कैटेगरीज़ की तरह वर्क करते हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। इससे अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो मीडिया का है, मीडिया लाइब्रेरी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इमेज शो हो रही है मीडिया में, जो अभी हमने अपलोड की थी। ये आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस यूज़ होंगी ये सारी इमेजेस आपके यहाँ मीडिया में शो हो रही होती हैं। तो जो भी आपके काम की इमेजेस होती हैं, जो भी आपकी साइट पे यूज़ हो रही होती हैं, वो इमेजेस यहाँ पे होती हैं। बाद वक़्त ऐसा होता है कि आपने अपने कंप्यूटर में से कुछ इमेजेस यहाँ पर अपलोड की हैं, लेकिन उनमें से आपने सारी यूज़ नहीं की हुई, अपनी वेबसाइट पर सारी यूज़ नहीं यहाँ पड़ी हुई होती हैं। तो ये एक्चुअली आपकी साइट पर इसका लोड होता है, आपके होस्टिंग पर, सर्वर पर लोड होता है। तो कोशिश करें कि जब भी अगर आपके पास जो भी इमेज यूज़ हो रही है आपकी वेबसाइट पर, सिर्फ उसी को यहाँ पर रहने दें। उसके अलावा जो फालतू इमेजेस हैं उनको यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट करने का ये इस तरह तरीकाकार इस तरह होता है कि इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ये देखें डिलीट परमानेंटली, अगर यहाँ से डिलीट करेंगे तो इमेज डिलीट हो जाती है। इसमें यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन होते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट है, इसके अलावा कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी एडवांस लेवल हैं, तो इसको हम अभी के लिए नहीं देखेंगे। मीडिया के बाद हमारे पास आता है ऑप्शन पेजेस का। पेजेस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये जिस तरह पोस्ट में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट शो हो रही थी हेलो वर्ल्ड वाली, उसी तरह यहाँ पर पेजेस में भी हमारे पास वर्डप्रेस में कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन पेजेस को डिलीट करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम अपने पेजेस इसमें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पेजेस को डिलीट करने के लिए यहाँ से अगर इस ऑप्शन पर यहाँ पे चेक बॉक्स पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इस तरीके से अगर आपको कुछ ज़्यादा पेजेस को सिलेक्ट करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने 1 बाय 1 करना हो तो आप एक एक को भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक एक यहाँ से भी डिलीट आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये दोनों पेजेस मैंने डिलीट करने में यहाँ से इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से बल्क एक्शन में से इसको मैं मूव टू ट्रैश और यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो ये दोनों पेजेस यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, ट्रैश में पड़े हुए हैं। मैं यहाँ से भी इनको परमानेंटली रिमूव कर दूंगा, यहाँ से डिलीट परमानेंटली, अप्लाई। वो जो 2 पेजेस थे वो बिल्कुल परमानेंट डिलीट हो चुके हैं हमारी वेबसाइट से। अब हमने अगर नया पेज ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू पेज पर। यहाँ पर हम पेज का नेम ऐड करेंगे, जैसा कि हम इसका नाम लिखते हैं होम, और यहाँ से इसको पब्लिश पर क्लिक कर दी। ये हमारा एक पेज ऐड हो गया। इसके अलावा और जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेजेस तकरीबन हर वेबसाइट पर होते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये कुछ पेजेस हैं, ये तकरीबन हर वेबसाइट पे ही होते हैं। तो हम यहाँ से कुछ और पेजेस भी ऐड कर लेते हैं इसमें। दोबारा इस पर क्लिक की, यहाँ पर अब की बार हम इसमें कॉन्टैक्ट का पेज ऐड कर लेते हैं। दोबारा इस वर्डप्रेस पे लोगो पर क्लिक करने से हम दोबारा बैक डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। 2 पेजेस ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से पेजेस ऐड किए जाते हैं वर्डप्रेस में। इससे अगला ऑप्शन हमारे पास कमेंट्स का है। कमेंट्स हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जितने भी कमेंट्स आ रहे होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है पेरेंट्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ है, जब आप पेरेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थीम्स वाले सेक्शन में चला गया है। ये थीम्स हैं। थीम जो है ना वो आपकी वेबसाइट की लेआउट जो होती है ना, सिंपल अल्फाज में अगर आप थीम को समझना चाहें ना तो वो आपकी वेबसाइट की लेआउट होती है किस्म से। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये वाली थीम इस वक्त एक्टिव है और ये इसके अलावा थीम्स पड़ी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो बेस्ट प्रैक्टिस में आती है वो ये है कि जो भी इनएक्टिव थीम है सबसे पहले तो उन्हें रिमूव कर दें। इन्हें रिमूव करने का ये ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर आप यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे आप क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से इनको डिलीट कर दें। ये इनएक्टिव दोनों थीम है, ये वाली थीम अभी एक्टिव है, ये वाली थीम हमारी वेबसाइट पर अभी चल रही है, ये वाली इनएक्टिव है, मतलब कि इजाफी पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो हम इनको डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि थीम लगाते किस तरीके से है। उनको तो हमने डिलीट कर दिया। ये जो हमारी एक्टिव थीम है यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ रहा है एक्टिव थीम, ये थीम एक्टिव है। लेकिन अगर हमने थीम चेंज करनी है, और थीम से होता क्या है बेसिक, ये यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था हमारे ब्लॉग पोस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आ रहा है था। बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है उससे ये इस तरह का डिज़ाइन आ रहा था हमारा, और ये ऑटोमेटिकली जो हमने पेजेस ऐड किए थे वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से ना हम थीम चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि डिज़ाइन में कितना
फ़र्क आता है लेआउट में, वेबसाइट की लेआउट में कितना फ़र्क आता है। तो यहाँ पर ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे तो जो पॉपुलर थीम्स हैं, जो ज़्यादा चल रही हैं जो थीम्स, वो यहाँ पर शो हो रही हैं, जिनमें से एक नाम है एस्ट्रा थीम। ये मल्टीपर्पज़ थीम है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ब्लॉग वेबसाइट के लिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए, ये इस तरह की वेबसाइट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थीम है। इसके अलावा एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, उसके साथ जो थीम आती है वो ये वाली चलती है, हेलो एलिमेंटर के नाम से ये थीम है, ये भी काफ़ी पॉपुलर थीम है। हम यही वाली यूज़ करेंगे थीम, जब हम एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ हमने ये वाली थीम यूज़ करनी है। लेकिन अभी के लिए इसके बजाय मैं आपको एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि डिज़ाइन में कितना फ़र्क आता है। उससे आपको बेसिकली ये समझने में आसानी होगी कि थीम जो है वो किस तरीके से रिफ़्लेक्ट करती है हमारी वेबसाइट के लेआउट पर। तो यहाँ से मैं इसके इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल के बाद यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट भी करना है। अभी ये इंस्टॉल हो रही है थीम, जैसे इंस्टॉल होती है इसके बाद हमने इसको एक्टिवेट करना है। ये थीम इंस्टॉल हो गई है। अब इस पर एक्टिवेट पर दोबारा क्लिक करते हैं और अब ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है इस वक्त। ये वाली थीम जो है, अब देख रहे हैं इस पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये वाली थीम अब एक्टिव हो चुकी है। अब ये तो थी यहाँ पर हमारी ब्लॉग पोस्ट की पुरानी लेआउट, जो इस तरीके से कुछ नज़र आ रही थी। ये हमारी पूरी सिर्फ ब्लॉग पोस्ट नहीं, पूरी ओवरऑल हमारी वेबसाइट पहले कुछ इस तरीके से नज़र आ रही थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर थीम तो चेंज कर दी है, लेकिन अभी तक इस पेज को हमने रिफ़्रेश नहीं किया, ये पहले से खुला हुआ है। जब अब इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर रिफ़्रेश पर मैंने क्लिक की, अब ये देखें आप, अब ये डिज़ाइन चेंज हो चुका है तकरीबन। उस अगर लुक से आप कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा लुक चेंज हो चुकी है। बेसिकली ये थीम होती है। थीम आपकी वेबसाइट की लेआउट जो होती है ना, वो आपकी वेबसाइट की लेआउट जो है थीम पर डिपेंड कर रही होती है काफ़ी हद तक। आप उसको फिर अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली आप उसको कस्टमाइज़ कह लें कि कर सकते हैं। लेकिन ये थीम से इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। हर थीम के कुछ अपने ऑप्शंस भी होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। कुछ थीम्स इस तरह की होती हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आती हैं तो इनमें कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हर थीम में नहीं होते। तो डिपेंड ये करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट हो, फिर उस तरीके की थीम यूज़ की जाती है। नॉर्मली अगर आपके पास एक छोटी वेबसाइट है, जैसे कि आप अपनी मिसाल तौर अगर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहें तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेलो एलिमेंटर जैसे मैंने कहा था वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटे लेवल की ई कॉमर्स वेबसाइट जो ऑनलाइन सेलिंग वगैरह की वेबसाइट होती है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉग के लिए भी आप यही एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अगर कोई लेट्स सपोज़ आपके पास आ जाती है लिस्टिंग वेबसाइट, जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग वगैरह की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें लिस्टिंग वेबसाइट में बहुत सारे कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, ऑप्शंस चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, जो कि इन थीम्स में नहीं होती। इसमें हमारे पास अगर हम यहाँ पर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में देखेंगे ना, हमारे पास ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इनमें कहीं भी लिस्टिंग, ऑथर और इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही जो कि उसमें रिक्वायर्ड होती हैं। प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट या कार लिस्टिंग वेबसाइट के अंदर उनमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये इन थीम्स में नहीं आ रही। तो इस तरह की कुछ थीम्स होती हैं जो कि कुछ और भी ऑप्शंस के साथ आती हैं, लेकिन अभी के लिए हमने एक्स्ट्रा यूज़ की है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम जब एलिमेंटर अभी प्लगइन को, अभी हम प्लगइन्स के अगला हमारे पास ऑप्शन प्लगइन का है, प्लगइन्स में जाएंगे तो हम यहाँ से कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से थीम को चेंज करके एलिमेंटर थीम कर लेंगे। हम अभी भी कर सकते हैं, चलें अभी हम इसको चेंज कर दें। अभी ये आपने देखी थी एक्स्ट्रा थीम की लेआउट कुछ इस तरह की लग रही है। अब यहाँ से हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं और हेलो थीम को इंस्टॉल करके देखते हैं कि उससे फिर लेआउट में कितना चेंज आता है। और हमने यूज़ भी हेलो थीम ही करनी है। ये सबसे लाइट वेट थीम है, इससे ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ से हेलो थीम पर इंस्टॉल पर क्लिक किए, इंस्टॉल हो जाए इसके बाद इसे एक्टिवेट करते हैं। ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसको यहाँ से मैं एक्टिवेट करूँगा। और जैसे ही मैंने इसको हेलो थीम को मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट किया, ये यहाँ पर मुझे ऊपर ऑप्शन दे रहा है कि आप इसके साथ एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर लें। ये एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है, ये हमें वेबसाइट बनाने में, जो हम जिस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है वेबसाइट बनाने को। तो अभी ये थीम जो है ये एलिमेंटर वालों की ही बनाई हुई है, तो उसके साथ वो ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ से एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लें। हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन में से जाके प्लगइन्स वाली टैब में से जाके वहाँ से करेंगे, तो इसको हम
यहाँ से कट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे एज इट इज़ छोड़ दें तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये कह रहा है न्यू थीम एक्टिवेटेड, यहाँ पर हमारी हेलो थीम एक्टिवेट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये मैं पुराने थीम्स को डिलीट करूँगा, ये हमारे नहीं चाहिए हमें। ये एक्स्ट्रा को भी मैं हम डिलीट कर दूँगा। अब ये हमारे पास है हेलो थीम इस वक्त एक्टिवेट है। तो अब ज़रा हम देखते हैं, ये थी हमारी पहले एक्स्ट्रा थीम की लेआउट। अब ज़रा इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो जो हेलो थीम की लेआउट है ना हमारे पास वो आ जाएगी। अब ये वाली लेआउट जो आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हेलो थीम से। इसमें हमारे पास पहले वो हेडर आ रहा था एक्स्ट्रा का, इसमें हेडर भी नहीं आ रहा। तो हम इसको सारी चीज़ें खुद से डिज़ाइन करेंगे। इस थीम का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें इसमें हेडर फुटर सारा डिज़ाइन हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी की इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये थीम हैवी नहीं होती क्योंकि ये खुद से इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं इस थीम में, तो ये खाली है। आप अपने हिसाब से इनमें ऑप्शन ऐड कर लें तो उससे ये ज़्यादा वेबसाइट की स्पीड को इफ़ेक्ट नहीं करती। यहाँ से इस टैब को अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ। ये हेलो थीम जो है हमारी अब ये है एक्टिवेट है और यही हम यूज़ करेंगे। थीम सेटिंग के बाद यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन है कस्टमाइज़ का। कस्टमाइज़ में हमारे पास कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं वेबसाइट के रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहले आ रहा है साइट आइडेंटिटी। यहाँ से हम वेबसाइट का टाइटल, टैगलाइन, साइट का लोगो, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट का लोगो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा साइट टाइटल जो है, वेबसाइट का नाम जो है एक्चुअली, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से मैं अगर इसको चेंज करके कुछ भी और लिख दूँ तो आप देखेंगे वहाँ पर नाम चेंज हो रहा है। टैगलाइन बेसिकली जो है ना वो आप यूँ कह लें कि आपने अपनी वेबसाइट को डिफ़ाइन करना होता है कुछ चंद लफ्ज़ों में, टैगलाइन उसे कहा जाता है। इसके बाद साइट आइकॉन है, यहाँ पर ये जो साइट आइकॉन है यहाँ पर वेबसाइट के साथ, जैसे यहाँ पर ये ऊपर आप देखेंगे ये वर्डप्रेस का लोगो शो हो रहा है ना, इसको फेविकॉन भी कहा जाता है, इसे साइट आइकॉन भी कहा जाता है। ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आप देखेंगे लगा हुआ होता है, जैसे कि फ़ेसबुक पर आप देखेंगे वहाँ पर फेसबुक का लोगो लगा हुआ होता है। लोगो से यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई लोगो अवेलेबल नहीं है कुछ भी बना हुआ, वरना मैं आपको यहाँ से ऐड करके दिखाता यहाँ पर। इसके अलावा भी लोगो आप ऐड कर सकते हैं, वो जब साइट का हेडर बनाते हैं तो उसमें ऐड करने का ऑप्शन होता है। अभी के लिए हम यहाँ से ये वाली सेटिंग देख रहे हैं, वो फिर हम यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन है हमारे पास। मेन्यू यहाँ पर हेडर के अंदर ऊपर टॉप पे जो हेडर होता है वेबसाइट का, उसके अंदर जो पेजेस या जो भी लिंक्स ऐड किए हुए होते हैं उनको मेन्यू कहा जाता है, जो कि हेडर में ऐड किए हुए होते हैं। वो हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना मेन्यू बनाते हैं, वो हम आगे। अभी यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है कि मेन्यू क्रिएट करने का, लेकिन इससे पीछे जो ऑप्शन है हम उसमें से देखेंगे मेन्यू बनाने का, हम वहाँ से देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद होम पेज की सेटिंग है। होम पेज होता है जो एक्चुअली आपकी वेबसाइट का सबसे मेन पेज होता है, जहाँ पर कोई भी जब आपका कोई भी डोमेन लिखेगा जो सबसे पहला पेज जो उसको शो होता है उसे होम पेज कहा जाता है। तो वो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर हमने कुछ डिफरेंट पेज को एज अपना होम पेज सेलेक्ट करना हो तो उसका हमारे पास ऑप्शन होता है। इसके बाद हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, जिसके लिए वो अभी हमें कह रहा है कि आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम एलिमेंटर अभी जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हेडर वेबसाइट का किस तरीके से बनाया जाता है, फुटर किस तरीके से बनाया जाता है। और लास्ट में हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाता है एडिशनल CSS जो है ना एक स्टाइलिंग कोडिंग होती है स्टाइल की, जिससे आप फर्दर अपनी वेबसाइट को इन्हेंस कर सकते हैं। कोड ये थोड़ा एडवांस लेवल चीज़ होती है, एज अ बिगनर आपको अभी CSS का नहीं पता लगेगा, लेकिन ये एक कोड होते हैं। जिस तरह HTML एक कोड होता है, CSS होता है, CSS के से स्टाइलिंग की जाती है। जैसा कि इस टेक्स्ट का अगर हमने कलर चेंज करना हो तो हम कोड के ज़रिए भी उसको कर सकते हैं। इस इमेज का अगर हमने साइज़ कुछ एडजस्ट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। CSS से काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम शायद कहीं CSS का यूज़ भी करके देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि अगर अपनी वेबसाइट में CSS कोड ऐड करना हो तो वो आपकी थीम जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दी है वो यहाँ पर होता है एडिशनल CSS का। जो भी कोई CSS कोड ऐड करना हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसे हम कट कर देते हैं। कस्टमाइज़ के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मेन्यू का ऑप्शन। अब तो यहाँ से मेन्यू पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने मेन्यू का नेम लिखेंगे, तो यहाँ से मेन मेन्यू लिख लेते हैं इसका, और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे
कि हमारी डिस्प्ले लोकेशन जो है वो हम इसको हेडर में रखेंगे। फुटर में के लिए भी बनाया जाता है मेन्यू, फुटर लिंक्स भी जो ऐड किए जाते हैं उसके लिए होता है, लेकिन अभी के लिए हम इसको हेडर चूज़ करेंगे। हेडर में मतलब कि जो भी हम मेन्यू में आइटम्स ऐड करेंगे वो हमारे हेडर में शो होंगे। तो अभी ये सिर्फ हम मेन्यू बना रहे हैं, अभी मेन्यू के अंदर हम आइटम्स बाद में इसमें ऐड करेंगे। यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे जब, अब हमारा मेन्यू बन चुका है। इसके अंदर हम अब पेजेस ऐड कर सकते हैं। पेजेस को ऐड करने के लिए यहाँ से ये पेजेस वाली टैब में से अभी हमने 2 ही पेज ऐड किए थे, तो उन्हीं 2 का हमारे पास ऑप्शन है। इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद क्लिक जब करेंगे ऐड टू मेन्यू, तो ये दोनों पेजेस हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। यहाँ से इनकी जो नंबरिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, जब इसको मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग अगर नीचे करूँगा तो ये इस तरीके से होम पेज पहले आ गया, कॉन्टैक्ट पेज उसके बाद आ गया यहाँ पर, और यहाँ से सेव मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। एक बार दोबारा से यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं और ये मेन्यू हमारा सेव हो चुका है। अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि मेन्यू कहाँ पे नज़र आता है। अब अगर हम यहाँ से अपनी वेबसाइट को ज़रा विज़िट करें, यहाँ पर ये हमारा मेन्यू जो हमने ऐड किए हैं दोनों पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी ये दोनों मेन पेजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट के अंदर बताया था कि मेन कैटेगरी और उसकी चाइल्ड कैटेगरी, यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है मेन पेज और उसके अंदर इनर पेजेस बनाने का। जैसा कि यहाँ से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो मेन्यू है इसमें से अभी के लिए दोनों ये पेजेस जो है ना ये टॉप लेवल पेजेस हैं। अगर लेट्स सपोज़ कि मेरे पास कोई ऐसा पेज है जिसे मैं होम के अंडर रखना चाहता हूँ, होम या एक मिसाल है जैसे हमारे पास सर्विसेज का एक पेज हो, उसके अंदर अभी मज़ीद जो हमारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अगर हमने पेज बनाना हो और उसको हम चाहते हों कि सर्विसेज के अंदर वो पेज शो हो, तो वो किस तरीके से होगा। जैसे अभी ये कॉन्टैक्ट पेज है ना, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से अगर यहाँ उठा के इस जगह पर ड्रैग करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से, अब यहाँ पे देखें ये सब आइटम यहाँ पर भी लिख कर आ गया। इस यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये बताता है कि ये अब इसका सब आइटम बन चुका है। अब अगर यहाँ से मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जाकर दोबारा अगर वेबसाइट को, अभी के लिए ये दोनों बराबर आ रहे थे, ये दोनों मेन पेजेस थे, लेकिन जैसे अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पेज आ रहा है और जब माउस से होवर कर रहे हैं दूसरा पेज उसके बाद शो हो रहा है। अब मतलब ये हो गया कि ये होम मेन हो गया, ये उसके अंडर पेजेस में एक पेज आ चुका है। लेकिन अभी के लिए हम इसे दोबारा मेन पेज ही कर देंगे दोबारा। लेकिन ये इस तरीके से सब पेजेस बनाए जाते हैं। यहाँ से दोबारा इसको सेव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप दोबारा अगर रिफ़्रेश करके देखेंगे तो पेजेस दोबारा से मेन पेजेस दोनों हो चुके हैं। ये इस तरीके से मेन्यू ऐड किया जाता है वेबसाइट में। अगर इसमें और भी पेजेस वगैरह ऐड करने हो तो हम वो भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है कस्टम लिंक्स बनाने का। जैसे कि अभी हमारे पास 2 पेजेस थे, हमने वो ऐड कर ली। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर सर्विसेज का भी एक ऐड करना चाहता हूँ, तो अभी मैंने पेज तो वहाँ पर नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पर कस्टम लिंक भी उसका बना सकता हूँ। यूआरएल में सिंपली मैं सिर्फ स्लैश पुट कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सर्विसेज। ऐड टू मेन्यू पे मैंने कर दिया इसको। अब ये यहाँ पर कस्टम लिंक के तौर पर आ चुका है और यहाँ से अगर इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर ये सर्विसेज का भी आ चुका है। इस तरीके से कस्टम लिंक भी हम अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर हमने कोई पोस्ट, जैसे हमने ये एक पोस्ट ऐड की थी हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, उसको अगर हमने कहीं अपने हेडर में यूज़ करना तो यहाँ से कर सकते। लेकिन ब्लॉग पोस्ट को ज़्यादातर ऐसे हेडर में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट को अपने हेडर में यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम लिंक का मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास वर्डप्रेस की कैटेगरी थी, तो अगर आल पे क्लिक करता हूँ तो एलिमेंटर भी आ रही है जो कि इसकी सब कैटेगरी है वर्डप्रेस की। तो अगर हम यहाँ से चाहें तो वर्डप्रेस कैटेगरीज़ को भी हम अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इस पर क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू किया, तो अब ये देखेंगे कि हमारे पास एक कैटेगरी भी हमारे मेन्यू में शामिल हो चुकी है। अगर यहाँ से मैं ये फ्रेश करता हूँ, अब ये देखेंगे वर्डप्रेस भी यहाँ पर हमारे पास शो होना शुरू हो गई है। मेन्यू में हमारे पास यही ऑप्शन थे। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ और थीम की सेटिंग्स वगैरह हैं जो कि अभी के लिए हम इसको बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। एज अ बिगनर आपको थीम से ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर थीम के कोड में कुछ भी ज़रा सा भी एक डॉट भी आपसे आगे पीछे पुट हो गया थीम सेटिंग में, थीम का जो कोड होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपकी पूरी वेबसाइट ब्लैंक हो जाती है। आपको फिर कुछ समझ भी नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से दोबारा करना है। लिहाजा थीम के कोड के साथ जब तक आपको मुकम्मल तौर पे पता ना हो कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, एक्चुअली आपने थीम के कोड वगैरह से ज़्यादा छेड़छाड़ कभी भी आपने अपनी वेबसाइट में नहीं करनी।
इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लगइन्स। प्लगइन्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्डप्रेस की आधे से ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो है वो प्लगइन्स पर डिपेंड करती है। प्लगइन्स जो है ना वो हमारी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसको इन्हेंस करने के हमारे काम आते हैं। तो बहुत सारे प्लगइन्स है, हर काम का डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। अभी के लिए हम जो सबसे पहला प्लगइन हमारे पास ऐड करेंगे वो हम करेंगे एलिमेंटर का। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो कि हमें हेल्प करता है वेबसाइट को बनाने के लिए बगैर कोड लिखे। एक्चुअली वेबसाइट्स तो बनती हैं कोड्स के साथ, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ, लेकिन जो पेज बिल्डर हैं ये विजुअल पेज बिल्डर्स होते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास ना विजेट्स नज़र आ रहे होते हैं। जब हम उस विजेट को यूज़ करते हैं तो उसका कोड बैकएंड पे खुद ही जनरेट हो जाता है। मतलब आसान अल्फाज में समझने के लिए आपको ये बता दूं कि बगैर कोड लिखे वेबसाइट बनाने के लिए ना हमें जो चीज़ हेल्प करती है उनमें से एक ये पेज बिल्डर ये है एलिमेंटर। इसके अलावा और भी हैं, ब्रिक्स बिल्डर है, इसके अलावा WP बेकरी है, इसके अलावा और भी पेज बिल्डर हैं, लेकिन जो सबसे आसान और यूज़र फ्रेंडली, बिगनर फ्रेंडली जिसे आप कह लें, वो एलिमेंटर है। ऐड किस तरीके से करते हैं, यहाँ से जिस तरीके से हमने थीम्स में से ऐड न्यू पर क्लिक करके थीम इंस्टॉल की थी, इसी तरह प्लगइन्स में से ऐड न्यू पर हम क्लिक करेंगे प्लगइन्स टैब में से, और उसके बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे। ये कुछ पॉपुलर प्लगइन्स जो होते हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रहे हैं। क्लासिक विजेट है, क्लासिक एडिटर है, लेकिन ये अभी के लिए हमारे काम के नहीं है। जब कभी हमें इनकी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से इन्हें इंस्टॉल भी करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर सर्च करेंगे एलिमेंटर। ये हमारे पास एलिमेंटर आ चुका है। ये एलिमेंटर का लोगो है। ये एलिमेंटर पेज बिल्डर है जो कि हम यूज़ करेंगे फिर हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। इसका प्रो वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी इसका आता है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इसका फ्री वर्जन यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस के लिए अभी के लिए हम इसका सिर्फ फ्री वर्जन यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं। ये साथ जो आ रहा है ये भी बहुत काम का एक प्लगइन है। ये असल में इस प्लगइन जो है ना एलिमेंटर का जो है ना ये एक ऐड ऑन है। मतलब कि जो चीज़ें हमारे फ्री वर्जन में यहाँ पर इसमें नहीं मिलती ना एलिमेंटर में, वो हम यहाँ से ये हमें कुछ वो उनमें से कुछ प्रोवाइड करता है। तो पहले हम एलिमेंटर को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम बाद में इस तरह के कुछ और प्लगइन्स जो होते हैं, ये हेडर फुटर बिल्डर है और भी इसके काफ़ी सारे ऐड ऑन है। ये प्रीमियम ऐड ऑन भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा ये एलिमेंट्स किट है, ये भी प्लगइन बहुत है। एक ये वाला है। ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये बहुत काम के भी हैं इनमें से। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ एलिमेंटर को ही एक्सप्लोर करेंगे। एलिमेंटर इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम इसे एक्टिवेट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एलिमेंटर यूज़ करते हैं। एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया है, अब इसे हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और ये एक्टिवेट भी हो चुका है हमारे डैशबोर्ड पर। जैसे अगर आपको याद हो शुरू में वीडियो के हमने विजेट्स हाइड किए थे, लेकिन उसके बाद हमने जैसे एक प्लगइन ऐड किया है एलिमेंटर, तो ये दोबारा से उसका विजेट यहाँ पर हमारे पास शो होने लग गया है डैशबोर्ड पर। इसे भी हम हाइड करेंगे, अभी के लिए ये भी हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन में जाके एलिमेंटर ओवरव्यू को भी हम यहाँ से हाइड कर देंगे। तो अब अगर हम प्लगइन्स के टैब में आके देखें तो हमारे पास एक प्लगइन आ चुका है एलिमेंटर। इसके अलावा और भी प्लगइन्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लगइन होते हैं, एसईओ का होते हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ एक एलिमेंटर ही इंस्टॉल किया है और एलिमेंटर से ही हम शुरुआत करेंगे। फिर जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड जो चीज़ें होंगी आगे फिर वो हम इंस्टॉल करते रहेंगे। प्लगइन्स के बाद हमारे पास यूज़र्स का है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट में कोई भी यूज़र अगर ऐड करना चाहें, लेट्स सपोज़ कि आप किसी बंदे को कोई अपनी वेबसाइट में एज ए एडिटर या एक ब्लॉग पोस्ट राइटर आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है ऐड न्यू यूज़र से। यहाँ से फिर उसका आप रोल, जैसे एडमिनिस्टर जो रोल होता है ये सबसे टॉप लेवल होता है। आपने अपनी वेबसाइट में किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है वो नहीं देना होता अगर आप इन केस कभी किसी को अपनी साइट में ऐड भी करते हैं। तो इसके अलावा कुछ और रोल्स होते हैं जिसमें से एडिटर है और इसके अलावा एक दो रोल्स और भी हैं। उनमें से आप कोई भी रोल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, ये सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है। एडमिनिस्टर का रोल आपने नहीं देना। ये सबसे पावरफुल रोल इसमें ये होता है। इसका मतलब होता है कि वो बंदा आपको आपकी वेबसाइट से निकाल के आपकी वेबसाइट की सारी एक्सेस भी ले सकता है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है वो आपने सिर्फ अपने पास रखना है। उसके अलावा अगर आप किसी को ऐड करते हैं तो एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, आप किसी भी रोल पर उसको ऐड कर सकते हैं। असल में हर रोल की अपनी अपनी जो है ना अथॉरिटी है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है इसमें।
तो एडमिनिस्टर तो पूरी साइड में से सारी सेटिंग्स वगैरह कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, किसी को भी ऐड कर सकता है, किसी को भी रिमूव कर सकता है। लेकिन एडिटर के पास उससे थोड़ी कम पावर होती है, ऑथर की उससे थोड़ी कम, कंट्रीब्यूटर की उससे कम होती है। सब्सक्राइबर तो बिल्कुल एक सब्सक्राइबर की तरह होता है, वो आपकी वेबसाइट से कोई भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यूज़र्स के बाद यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन है टूल्स का। टूल्स में अभी के लिए हमारे इसी काम की कोई भी चीज़ फ़िलहाल नहीं है जो हमने यहाँ से देखनी है। ये कुछ एडवांस लेवल चीज़ें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की, जो कि अभी के लिए हमारे काम की नहीं है, हम इन्हें नहीं देखेंगे। इसमें से कुछ भी ऐसी सेटिंग नहीं है जो एज अ बिगनर आपको करनी हो, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सेटिंग्स हैं ये वाली कुछ काम की सेटिंग्स है, बल्कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, तो हम ज़रा इनको एक्सप्लोर करते हैं। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स में। यहाँ पर फिर वही हमारे पास चीज़ आ जाती है साइट का टाइटल। अगर हमने कुछ चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। साइट की टैगलाइन आ गई, उसके अलावा साइट का आइकॉन आ गया। ये वही चीज़ें जो हमें वहाँ पर कस्टमाइज़ में मिल रही थी, वही चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पर जो आपके करने की चीज़ें हैं उनमें से ये है कि आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर हम राइटिंग पर आते हैं तो राइटिंग में भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो कि आपके करने की हो, कुछ भी ऐसी सेटिंग इसमें नहीं है जो आपने करनी हो। इसके अलावा रीडिंग टैब में अगर हम आते हैं तो यहाँ से आप अपने वेबसाइट का होम पेज, ब्लॉग का पेज, वो जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी के लिए यहाँ से हमारा कोई भी होम पेज सिलेक्ट नहीं है, हम यहाँ से स्टैटिक पेज पर करेंगे और यहाँ से होम पेज में से हम होम को एज आ हमारा होम पेज सिलेक्ट कर लेंगे। तो पोस्ट पेज जो होता है वो ब्लॉग का पेज होता है, वो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो उसको ना ही अभी के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ ब्लॉग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर जिनको अभी के लिए हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। ये आपके ब्लॉग पेज पर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। हमने यहाँ से सिर्फ रीडिंग टैब में से एक ही चीज़ की है, वो यहाँ से हमने अपना होम पेज सिलेक्ट किया है। यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर डिस्कशन टैब में भी हमारे का कोई ख़ास चीज़ नहीं है करने की, मीडिया में भी नहीं है, लेकिन परमालिंक जो है ये एक लाजमी चीज़ है। ये आपने एक बार ज़रूर इसको चेक करना है कि ये जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी वेबसाइट जब आप बना रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट का जो URL है वो पोस्ट नेम पर होना चाहिए। कभी कभार इस पे प्लेन पे, डे एंड नेम पे, किसी और पर अगर हो तो आपने उसको लाजमी तौर पर पोस्ट नेम पर करना है। इससे फ़र्क क्या आता है मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको प्लेन चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से सेव चेंजेस करता हूँ और यहाँ से अगर मैं पोस्ट में जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं पोस्ट को व्यू करूँगा ना तो ऊपर आप URL में देखिए, ये देखें URL में ये एक रैंडम सा नंबर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ से ये जो हमने सेटिंग की है परमालिंक की, ये यहाँ पर आती है, ये URL की सेटिंग होती है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रैंडम नंबर आ रहा है हमारा एज अ URL, जो कि ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारा कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना वो हमारी URL में आने चाहिए हमारी ब्लॉग पोस्ट के। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट परमालिंक होता है ना वो होता है पोस्ट नेम का। यहाँ से आप जब पोस्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे, अब इसी पोस्ट को जो पहले जिसमें रैंडम नंबर आ रहा था हमारी ब्लॉग पोस्ट पे, अगर इसे मैं अब दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जो हमारा टाइटल है वो एज़ इट इज़ हमारी URL में आ चुका है, हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। तो जब भी आप वेबसाइट बनाएं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी जब आप लिंक शेयर करें तो लिंक इस तरीके का शेयर किया हुआ अच्छा लगता है, ना कि रैंडम नंबर वाला लिंक को जो कि बिल्कुल स्पैमी लगता है। तो परमा लिंक जो है ना वो आपका पोस्ट नेम पर होना चाहिए। इसको यहाँ से सेव चेंजेस कर दें। इसके अलावा प्राइवेसी टैब में भी अभी के लिए हमारे करने की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अभी तो हम वैसे भी लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये प्राइवेसी वगैरह की तो हमें अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जो है ना बेसिक सेटिंग्स थी वर्डप्रेस की जो हमारे पास होती हैं, इसमें से हमने प्लगइन्स, थीम्स और जो चीज़ें हमारे काम की हैं हमने देखी हैं। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है। बाकी जैसे जैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे वर्डप्रेस में तो आपको चीज़ें और समझ आती जाएंगी। जब एक ये बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया है चीज़ों का, कहाँ से आपने क्या चीज़ करनी है, पेजेस कैसे ऐड करने हैं, पोस्ट कैसे ऐड करनी है, वो चीज़ों का आपको ओवरव्यू मिल गया है। बाकी जो फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ों की तो आपको और भी चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब अगली वीडियो से हम देखेंगे किस तरीके से हेडर और फुटर वगैरह बनाए जाते हैं। हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे अगले पार्ट से, अपनी वेबसाइट की छोटे छोटे डिज़ाइन हम बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे, उसके बाद फुटर बनाएंगे, फिर हमारे पेजेस का डिज़ाइन करना भी हम शुरू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।